15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में दिमागी नक्सल शब्द ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच जबरदस्त वार पलटवार की स्थिति है, जिसकी एक झलक आपने देखी अभी, क्योंकि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम कह रहे हैं आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। अब अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि हाँ, मैं भी दिमागी नक्सल हूं। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल का विषय उठाया, लेकिन 24 घंटे में ही देश में पता चल गया किस किस के दिमाग में नक्सली दिमाग फिट था, सामने आ गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार युवाओं और देश के दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। यानी सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं, बल्कि उस सियासी सोच का है जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी आक्रमण तेज हो रहा है और इसी पर हम करने वाले हैं बड़ी चर्चा। लेकिन बड़े सवाल, आखिर दिमागी नक्सल वाले बयान से कौन बेचैन है? पीएम मोदी का इशारा किसकी तरफ था? क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये विषय उठाया गया? और बड़ा सवाल, विपक्ष के सवाल आगे और क्या बढ़ेगा इस पर बवाल? तो इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त धनंजय गिरी आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से रजत जसूजा जी आ गए हैं हमारे साथ, और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। धनंजय गिरी जी, सीधे शुरुआत आपसे। अब तो जो देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं पी चिदंबरम, देश की राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, खुलकर कह रहे हैं वी आर प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। कहीं ऐसा तो नहीं दांव उल्टा पड़ गया भाजपा के ऊपर? नहीं, तीर सही निशाने पे लगा है। तीन का तर्कस जो आप चला रही हैं, एक ही तीर और पहले ही ऐसी बाण चली, सारे भेद खुलने लगे, सबके बाहर चेहरे धीरे धीरे नजर आने लगे, एक एक करके नजर आने लगे। और जो क्या है, बंदूकों की लहलहाती हुई फसल जो नक्सल की थी, उस पर अमित शाह जी ने नकेल कस दी, पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन वैचारिक जो प्रॉब्लम है, वैचारिक स्खलन है, जिसका आज पार्टी ने कार्यालय में बैठ करके बरात पे पीसी की गई है और जिसमें बताया गया है कि हाफिज को साहब, याकूब मेनन को जुडिशियल किलिंग, उसामा को जाकिर शांति का मसीहा और इशरत जहां बेटी और बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान, इन सब चीजों को सपोर्ट करने वाले, चिकन नेक को सपोर्ट करने वाले, भारत रे टुकड़ों को सपोर्ट करने वाले, पाखंड के खिलाफ प्रतिकार, विषमता के खिलाफ विद्रोह, ये विद्रुपता के विरोध में खड़ा होना ही हमारी आदत है। लेकिन यही तो विपक्ष कह रहा है ना, जब पी चिदंबरम कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, कुछ एक आध और चेहरे हमने दिखाए जिन्होंने कह दिया वी आर प्राउड टू बी अर्बन नक्सल। अब सवाल यहाँ पर यह है सर कि इसे एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है कि इस शब्द के मायने क्या थे और क्या मैसेज देने की कोशिश की गई, इसलिए पूछ रही हूं, दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया? दाव बिल्कुल सही पड़ा है और सही जगह पे लगा है, तभी तो ये तिलमिलाहट है, तभी तो ये खिसियाहट है, तभी तो ये दिक्कत है। हम कह रहे भारत की भूमि में की चेतना में विद्रोह है। कबीर की क्रांति धर्मिता क्या है? एक हाथ से धरे रहना, बाहर से निकोनी करना। लेकिन राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होना ये भारत में कभी नहीं है, क्योंकि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, भाव भूमि है। और इस भाव भूमि के खिलाफ, जैसे माओ सेतुंग ने क्या कहा था कि पावर स्टार्ट फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। हाँ। लेकिन भारत शांति की बात करता है। जी, कौन है अर्बन नक्सल? कौन है दिमागी नक्सल? कौन है दिमागी नक्सल? सवाल है, मैं बता रहा हूं कौन है दिमागी नक्सल। वो लोग जो जंतर मंत्र पर बैठे अपने देश के छात्रों को गटर छाप बोलते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं ये पंचर जोड़ने वाले हैं, ताला बनाने वाले हैं, वो लोग दिमागी नक्सल हैं। जो हमारे देश की जावा सिपाही अधिकारी आर्मी ऑफिसर सुफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन बोलते हैं, वो लोग हैं दिमागी नक्सल। जो वीरांगना 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कहते हैं उसमें वीरांगना का भाव नहीं था, वो लोग हैं दिमागी नक्सल। जहां हमारा प्रभु मंदिर के यहाँ चढ़ावा चोरी हो जाता है और हम उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो नहीं हो पा रही है, वो है अरविंद वो है दिमागी नक्सल। जो यहाँ पे किसानों को देख के बोलते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी, किसान अपना अधिकार मांगता है तो उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जाते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम की बात होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलम मातरम वंदे मातरम, मतलब हमारी हवा स्वच्छ हो, हमारा यहाँ पानी स्वच्छ हो, यहाँ पे फसल लहलहाती हो, फल पेड़ पौधे हो, फिर कौन है यहाँ पे दिमागी नक्सल जिसकी वजह से पानी यहाँ पे गंदा है, गंदे पानी पीने से लोगों की मौत हो जाती है? कौन है यहाँ पे अरबी नक्सल जिसकी वजह से शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, एक वे इतना हाई होता है, जहरीली हवा होती है? कौन है अरबी नक्सल यहाँ पे? पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से जिसको दिमागी नक्सल बता रहे हैं, ये जिसकी वजह से पेड़ पौधे जंगल सब काटे जा रहे हैं,
उनको चलिए, आपने तो कुछ बीजेपी के नेताओं के बयानों पर ही टिप्पणियां कर दी अनुराग जी। वैसे आप लोग तो नहीं कहेंगे कि वी आर प्राउड टू बी दिमागी नक्सल? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप तो नहीं कहेंगे वी आर प्राउड टू बी दिमागी नक्सल? ठीक है, एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर इस वक्त आ गई हमारे पास, बीजेपी की नई टीम का ऐलान। इस बीच आपको ये भी खबर देने, देखिए आज सवेरे से ही लगातार ये चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी टीम का एक्सटेंशन होगा, कुछ नए चेहरे आपको टीम में दिखाई देंगे। तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसमें तय किए गए हैं। जो लिस्ट इस वक्त आ रही है उसकी डिटेल भी मैं आपको दूंगी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको पूरी इस खबर की इनसाइट भी देंगे। लेकिन आने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम का एक एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको इस सूची की झलक भी इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो नई टीम का ऐलान हो गया है, इसमें और क्या क्या डिटेल्स है वो भी आपको हम इस वक्त शेयर करेंगे। लेकिन देखिए आगे यूपी चुनाव सर पर है। अभी हाल ही में नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो एक बड़ा चुनाव संपन्न हुआ वो पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ, लेकिन आगे यूपी की चुनौती, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये वो सभी राज्य हैं जहां पर चुनाव प्लान्ड है। फिर 2029 में देश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। इस लिहाज से आज के दिन की एक खबर बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली थी कि बीजेपी अपने इस नए सेटअप में नई टीम के लिए किन चेहरों को प्रमुखता देगी। और इस बीच देखिए बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई रही है, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं इस वक्त। विकास, देखिए यूपी चुनावों का ही मैं जिक्र कर रही थी कि उसकी छाप दिखाई देगी इस नई टीम में, इस एक्सटेंशन में। स्मृति ईरानी का नाम तो हमें पता चल रहा है कि यूपी के लिहाज से उन्हें रखा गया है, और क्या हाईलाइट्स हैं बताइए। देखिए, अगर राष्ट्रीय महामंत्रियों की बात की जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता है बीजेपी के संगठन के डे टू डे के कार्य में, तो उसमें देखिए विनोद तावड़े जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, बीजेपी के अभी मौजूदा राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको फिर से राष्ट्रीय महामंत्री की भूमिका दी गई है। सुनील बंसल जो कि जिनका केंद्र दिल्ली का है, अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका अदा की थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद वहां पर लगातार विजय की पताका फैलाने में बड़ा योगदान था। ऐसे सुनील बंसल को फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विप्लव कुमार देव को अब बड़ी भूमिका दी गई है, उनको पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी जो कि केंद्र में लगातार 2014 से 2024 तक मंत्री रही, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, इनको बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। गजेंद्र पटेल जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती के पूर्व सांसद और फिलहाल राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनावों के प्रभारी हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। हरियाणा के करनाल से सांसद रहे संजय भाटिया को एक बार फिर इस बार राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। ये वो 8 नाम हैं जो प्रमुख रूप से बीजेपी की डे टू डे की कार्यप्रणाली में महती भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा देखिए शिव प्रकाश जो कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उनको फिर से संगठन मंत्री बनाया गया है। लेकिन सौदान सिंह को एक बार फिर से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बनाया गया है। ये इनके ऊपर संगठन की जिम्मेदारी होगी और बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री। मैं लौट रही हूँ विकास आपके पास। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, देखिए 7 महीने से नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद से पेंडिंग था, ये इंतजार हो रहा था कि नई टीम कैसी होगी, उसमें क्या कॉम्बिनेशन रखा जाएगा। और खास तौर पर अभी हमने देखा जिस तरह के युवा आंदोलन हुए, उस सब के बीच युवाओं को किस तरह से प्रमुखता से यहाँ पर जगह दी जाएगी, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है बीजेपी की इस नई टीम में? देखिए, अगर एक लाइन में कहना हो तो ये भविष्य की बीजेपी की टीम है जो कि नितिन नवीन ने अपनी टीम की घोषणा की है। 2029 का लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि इसके आगे भी आने वाले समय के लिए बीजेपी को किस तरह से तैयार करना है, मजबूत करना है, संगठन पर खासतौर से ध्यान देना है, इसका विशेष रूप से ध्यान इसमें टीम के गठन में दिया गया है। इसमें जितने नाम आप देख रहे हैं, महासचिव सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। इसमें आप देख लीजिए कि जो महासचिव बनाए गए हैं, जो सुनील बंसल और विनोद तावड़े सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी, उनको रिटेन किया गया है। लेकिन कई सारे पुराने
पुराने महासचिव जिनके बारे में हम कह रहे थे कि उनकी विदाई होगी, वैसा हुआ है। तो चाहे अरुण सिंह हो, चाहे दुष्यंत गौतम हो, इनकी अब विदाई हो गई है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी ध्यान रखा है कि नए लोगों को मौका दिया जाए। बिप्लब कुमार देव जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, बाद में हरियाणा में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई, उन्हें महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी ने लंबे समय बाद वापसी की है और ये बहुत बड़ी खबर आप मानकर चल सकते हैं नितिन नवीन की टीम में, क्योंकि वो बीजेपी का एक आक्रामक महिला चेहरा है और उनको महासचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नितिन नवीन की टीम में दी गई है। डॉक्टर सतीश पुनिया जो कि राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता है, जाट नेता है, हाल ही में उनको राज्यसभा लाया गया था और अब उनको पार्टी ने महासचिव बनाया है। इस तरह से गजेंद्र पटेल, ये मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, इनको पार्टी ने महासचिव की जिम्मेदारी दी है। हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती से सांसद रह चुके हैं और अभी राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, उनको पार्टी महासचिव बनाया गया है। यूपी चुनाव के हिसाब से ये बड़ा फैसला है क्योंकि ब्राह्मण चेहरा हरीश द्विवेदी माने जाते हैं। संजय भाटिया जो कि हरियाणा में बीजेपी के सांसद हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। तो तमाम जो जातीय समीकरण हैं, क्षेत्रीय समीकरण है, उनका ध्यान रखा गया है। अगर आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची देखेंगे मीनाक्षी, तो सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है। तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी समय से हाशिए पर हैं, उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तीरथ सिंह रावत, इसके साथ साथ राम माधव, ये भी एक बड़ा नाम है क्योंकि जो आरएसएस के महासचिव पहले रह चुके हैं, बीजेपी के महासचिव थे, वो बाद में आरएसएस में चले गए थे, अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। विजंत जय पांडा, ये पहले भी उपाध्यक्ष थे। डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, ये भी पहले भी उपाध्यक्ष थी और उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर उनको जिम्मेदारी दी गई है। वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात से हैं, भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र से, मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से दिए गए, ये बहुत बड़ा नाम है। और लाल सिंह आर्य, एम नागराज, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर। तो इस तरह से पार्टी ने 13 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनकी नियुक्ति की है। 8 जो है वो महासचिव बनाए गए। इसके अलावा बीएल संतोष संगठन महासचिव बने रहेंगे। डॉक्टर शिव प्रकाश और सौदान सिंह राष्ट्रीय सहमंत्री बने रहेंगे। अखिलेश जी, आ रही हूं आपके पास। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर भी हैं इस वक्त। समीर जी, मैं देख रही हूँ, देखिए स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, वसुंधरा राजे सिंधिया को वापस लाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर। ये 2 तो बड़े प्रोमिनेंट चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या बड़ी मैसेजिंग आपको टीम नितिन नवीन में इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तक जितनी जानकारी जो आ रही है टीम के साथ से, मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों को संभालने की और जातिगत समीकरण भी उसमें संभालने की कोशिश की गई है। पिछली अगर महासचिव की टीम देखेंगे तो कोई भी महिला महासचिव नहीं थी और इस बार मुझे लगता है कि नितिन नवीन केस में स्मृति ईरानी को महासचिव के रूप में लिया गया है, तो एक महिला महासचिव लाई गई है। बहुत आक्रामक है, वो अच्छी वक्ता है, पार्टी की हिंदी इंग्लिश अच्छी बोलती है, तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी एक बेहतर चॉइस आई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विप्लव देव को लेकर आया गया है। विप्लव देव पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। लंबे समय से चल रहा था कि उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। वो कई चुनाव में सह-प्रभारी की भूमिका निभा चुके थे, तो विप्लव देव एक युवा है, उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि सतीश पुनिया एक अच्छा नाम है, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जाट कम्युनिटी से आते हैं, हरियाणा के जो प्रभारी रहे। तो सतीश पुनिया अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को संदेश देने के लिए सतीश पुनिया को महासचिव बनाया गया है। यह एक बेहतर नाम है। हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी बीच में चला था। अभी राजस्थान के अंदर जो निकाय चुनाव उसमें उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो हरीश द्विवेदी बेसिकली ब्राह्मण है, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कम्युनिटी को कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नाराज है, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कम्युनिटी को संदेश देने के लिए मुझे लगता है ठीक है। तो ये मैसेजिंग बड़ी की गई है। अखिलेश शर्मा लगातार बने हुए हैं, रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और देखिए यूपी से 2 मुस्लिम चेहरों को भी शामिल किया गया। जी अखिलेश जी बोलिए। की बड़ी जानकारी जो है वो पीयूष गोयल को लेकर के, वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, केंद्र सरकार का एक बड़ा चेहरा है, उन्हें ट्रेजरर बनाया गया है, कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो अब प्रश्न ये रहेगा कि पार्टी के भीतर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होता है, तो ऐसे में पीयूष गोयल सरकार में कंटिन्यू करेंगे या फिर पार्टी में रहेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी, इस पर कि हमें विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बात चर्चा में काफी लंबे समय से थी कि कई मंत्री जो है उनको सरकार से पार्टी में लाया जा सकता है। तो पीयूष गोयल का नाम आया है जो कि सरकार से पार्टी में आए बतौर कोषाध्यक्ष। हालांकि ये काम वो पहले भी संभाल चुके हैं अनौपचारिक रूप से, लेकिन अब उनको औपचारिक रूप से जिम्मेदारी दी गई है, तो ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया है कि एक पद की जब परंपरा रही है, तो ऐसे में जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं उनको लेकर क्या डिसीजन होता है, इस पर फिर हमें क्लैरिटी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रणवीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रणवीर, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनकर लौट रही हैं, लेकिन यूपी चुनाव की जब बात हो रही है तो इस टीम का जो इंप्रेशन है कि वो यूपी चुनाव में किस तरह से प्रमुखता से रहेगी, उन चेहरों को जगह दी गई है। क्या बड़े मैसेज आपको टीम नितिन नवीन में यूपी के नजरिए से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, एक बड़ा नाम तो स्मृति ईरानी का, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी को हरा करके जिस तरह से स्मृति ईरानी राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी चर्चा का केंद्र हुई थी, केंद्रीय मंत्री बनी थी। इस बार भले चुनाव हार गई, लेकिन उनका कर पार्टी में घटा नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश है स्मृति ईरानी के जरिए। ब्राह्मणों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, और हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रहे, इस बार वो भी चुनाव हारे, लेकिन नितिन नवीन की टीम में उनको जगह दी गई है। और एक नाम अमरपाल मौर्य का, जिनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। अमरपाल मौर्य जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ओबीसी चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में, और उनका जिस तरह से प्रमोशन हुआ है बीते 3-4 सालों में, वो देखने वाली बात है। विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन राज्यसभा के अभी वर्तमान में वो सांसद हैं। और एक नाम बासित अली का है। बासित अली जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे, उनको अब सेंटर में बड़ी जगह मिली है। तो बासित अली का बड़ा प्रमोशन, और एक जो मुस्लिम नाम का आपने जिक्र किया, तारिक मसूद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उसके बाद उनको एमएलसी बनाया, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और फिर वो एमएलसी बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुस्लिम चेहरे के तौर पे उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा था, लेकिन अब उनको केंद्र में नितिन नवीन की टीम में यानी बीजेपी के संगठन में शामिल किया गया है। तो ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो मुस्लिम नामों को केंद्र में जगह मिली है। एक तरफ तारिक मसूद और दूसरी तरफ बासित अली, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो केंद्र में चले गए हैं। तो इसमें अगर हम नामों को ध्यान से देखें तो इस पूरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से जिस नाम को अभी हटाया गया, उसमें एक नाम डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का था, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री थे, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिली है। बाकी अगर टीम में बात करें, उत्तर प्रदेश में रेखा वर्मा सांसद रह चुकी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, और इस बार फिर से उनको रिपीट किया गया रेखा वर्मा को। 53 साल इनकी उम्र है। भोला सिंह को भी जगह मिली है। हाँ। भोला सिंह भी सांसद रह चुके हैं, वो भी करीब 50 साल के आसपास। मैं और नामों पर भी चर्चा करूंगी। अनुराग जी, नितिन नवीन जी की जो नई टीम इस वक्त दिखाई दे रही है, इन्हीं का सामना करना है आपको, इन्हीं से लड़ना है आगे यूपी चुनाव में। कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन आपको नई टीम का? देखिए, आप कोई भी टीम बना लें, हमारे साथ पूरी टीम जनता की है, और जनता की टीम जो होती है, जिसके साथ होती है, चुनाव तो वही जीतता है। अपने ऑफिस में बैठ के आप किसी की भी टीम बना लें, लेकिन हमारी टीम तो गांव-गांव, घर-घर जनता के साथ है, क्योंकि जनता के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है। हम जनता के बीच में जनता की बात कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है, हमारी टीम जनता है, और जनता टीम ही जीतती है। भाई, जनता जिसके साथ होगी वही तो जीतता है ना चुनाव। तो पूरी की पूरी जनता, देश का युवा, देश का छात्र, देश के बुजुर्ग, देश की महिलाएं, देश के हर वर्ग के लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। कहने का मतलब आप जिन क्लासेस का भी, जिन वर्गों का भी जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की एक झलक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नई टीम में दिखाई तो दे रही है। और धनंजय जी, ये मैसेज कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी था कि युवा, महिला, इस समय वो मुद्दे जिस तरह से हावी हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई देना चाहिए नई टीम में। और अखिलेश जी तो इसलिए कह भी रहे थे कि ये भविष्य की टीम है। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार नई ऊंचाइयां छू रही भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नितिन नवीन जी की नई टीम जो है, वो नए मुकाम, नए आयाम, नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ काम करेगी और नए मकाम को कायम करेगी। नई युवाओं के साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नई पीढ़ी को कमान नितिन नवीन जी को आगे करके दिया है, और जो बड़ी एक टीम बनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की जो कोशिश की गई समाहित करने की, ये टीम नो डाउट की आगे चलेगी, अच्छा करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और मैं अपने विपक्षियों की बात से असहमतियों में भी बहुत सी सहमति होती है, जैसे मैं अनुराग जी से सहमत हूँ कि ये जनता के आशीर्वाद से ही हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये जनता के आशीर्वाद से ही हम तीसरी बार सत्ता में है, और सत्ता में नहीं, हम सेवा में है। और जनता के आशीर्वाद से यूपी में हम इतने बड़े राजनीतिक दल हैं। जनता के आशीर्वाद से हम देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये जनता का आशीर्वाद, लगातार सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती, और हम जनता के कदमों में सिर झुका के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लक्षावधि कार्यकर्ता प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल क्षण क्षण पल पल राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करने का जो सिद्धांत जो पार्टी सिखाती है, जो पार्टी जिस तरह से गढ़ती है, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी उसी ढंग से सेवा में अपने आप को होम करेगा, राष्ट्रीय की संविधा में खुद को लगाएगा। और नए जो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जो लोग नए बने हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने जनता के अगर चिंता की होती तो इतने कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि छात्र हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, जैन जी हमारे साथ है, बुजुर्ग हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ, देश के किसान हमारे साथ।
हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ है, क्योंकि हम उनकी तकलीफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो दर्द दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मिला है, उसके लिए हम उनकी आवाज बने हुए, उनकी आवाज उठाते हैं। आप उनकी आवाज उठाते तो आपके साथ होते, आज आपके साथ नहीं, आपको पता है आपके साथ ठीक नहीं है। है, तो आपकी आत्मा जानती एक रिएक्शन रजत बोलेंगे जसूजा, भले हाँ, एक रिएक्शन रजत जसूजा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हाँ। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि बांकीपुर सीट में क्या हुआ, तो वहां जो व्यक्ति अपनी विधानसभा नहीं जीत पाया, उन्होंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जो राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो अब संगठन में जिम्मेदारी लेंगे। जो अमेठी में चुनाव हार गई, उनको अब संगठन में। तो चूंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सत्ता से जिनको दूर किया गया या सत्ता से जो लोग दूर हो गए, उनको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है। और मैं अभी आपके माध्यम से राजनीति में अगर कोई एक बार हारा फिर वो दोबारा कभी जीत नहीं सकता, ये कहाँ पर लिखा है? ये कहाँ से फिक्स है? मीनाक्षी जी, मैंने तो ये शब्द कहे ही नहीं, मैंने तो ये शब्द कहे ही नहीं कि कोई एक बार हारा तो दूसरी बार नहीं जीत सकता। मैं तो मीनाक्षी जी सिर्फ यही कह रहा हूं कि जिनको भारतीय जनता पार्टी से बस समीर जी आ रही हूँ आपके पास भी, एक सेकंड हम बीजेपी हेडक्वार्टर चलेंगे, वहां से हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं हमारे साथ। विकास, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, देखिए टीम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन हमारे साथ तो पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं, उनके अपने इस पर सवाल है, लेकिन फिर भी इस नई टीम का स्वरूप पिछली टीम से कितना अलग है और चुनावों के बीच में ये टीम क्या मैसेजिंग कर रही है, बताइए। जी देखिए, अगर आप इस टीम को देखेंगे तो इसमें युवा नेतृत्व की भरमार है। अगर हम नीचे से शुरुआत करें, आप देखिए, अगर सबसे निचला पन्ना है जो मीडिया संयोजक का और सोशल मीडिया संयोजक का है, जो उसमें बदलाव है। अनिल बलूनी को बाकायदा बरकरार रखा गया है मीडिया संयोजक के तौर पर, लेकिन आशीष अग्रवाल जो कि मध्य प्रदेश के मीडिया संयोजक हुआ करते थे, उनको प्रमोट करके सह संयोजक राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया है। प्रदीप भंडारी पहले पत्रकार रह चुके हैं पेशे से, यंग हैं, उनको सह संयोजक बनाया गया है। सिद्धार्थ यादव ये भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एडवोकेट हैं, उनको सह संयोजक बनाया गया है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर दीपक महस्के जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, यहाँ पर मीडिया सेल के सोशल मीडिया सेल के संयोजक होते थे, उनको यहाँ पर लाया गया है। प्रीति गांधी लगातार सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रही हैं, उनको महाराष्ट्र से दिल्ली लाया जा रहा है सोशल मीडिया सह संयोजक के तौर पर। शिवानंद द्विवेदी दिल्ली के ही कार्यकर्ता हैं। आलोक भट्ट जो कि उत्तराखंड के हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, बहुत तेज़ी से इन्होंने अपने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अरुण यादव हरियाणा से आते हैं, ये भी सोशल मीडिया सह संयोजक के तौर पर लाए गए हैं। अब युवा मोर्चे की बात कर लें तो हेमांग द्विवेदी जो कि गुजरात से आते हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनको इस टीम में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से आती हैं, छत्तीसगढ़ की युवा नेतृत्व महिला हैं, उनको महिला मोर्चे का जिम्मेदारी सौंपी गई है। विकास, आपको एक सेकंड के लिए बस यहाँ पर रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ बासित अली जी जुड़ गए हैं। बासित अली जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और पहले तो बधाई आपको, शुभकामनाएं। टीम में एक मजबूत जगह के साथ आप अब मैदान में होंगे, तो सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इसी पे चाहूंगी कि नया रोल, नई जिम्मेदारी, मजबूत जिम्मेदारी, क्या है आगे के चैलेंजेस? देखिए कि लंबा अनुभव रहा, मंडल के अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, क्षेत्र के और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो काम को सीखा है और जो श्रेष्ठ नेतृत्व से जो मार्गदर्शन मिला उसको पूरा किया है। आगे भी अब जो नई जिम्मेदारी मिली है, सबके साथ मिलकर सबको साथ लेकर के चलेंगे और पार्टी के लिए के काम कर सके और पार्टी को उसका फायदा हो, लाभ हो, ऐसा प्रयास करेंगे। दो अल्पसंख्यक समुदाय से दो चेहरे जो टीम में आए हैं, उनमें से एक नाम आपका है सर। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और हम सब के नेता, पूरे विश्व के नेता मोदी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, धर्मपाल जी भाई साहब, बी संतोष जी और अमित शाह जी, मैं सभी लोगों का और अपने सभी बड़े नेताओं का जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं और उनको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के अच्छा काम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे और निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा बासित अली जी, क्योंकि ऑपोजिशन बार बार बीजेपी पर ये आरोप लगाता है कि आप मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं देते, विनेबिलिटी फैक्टर पर बात होती है, लेकिन जब आप यहाँ पर समुदाय को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस पर आगे सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा? मुझे मालूम है कि बहुत आगे की बात है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, लटकाना और भटकाना विपक्ष की हमेशा से आदत रही है। मोदी जी ने जब भी योजनाएं बनाई हैं, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला है और गरीब मुसलमान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।
पसबंदा मुसलमान के साथ साथ अशराफ मुसलमान, और मैं तो खास तौर से कहूंगा क्योंकि मैं एक मुस्लिम राजपूत हूं और सभी पूरे देश के अंदर सब लोग हैं, और अशराफ हो, पसबंदा हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और जो जन कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चलाई हैं सरकार आने के बाद, उनको लेकर के लोगों के बीच जाने वाले हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि पैनल में हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा कि टीम चाहे बीजेपी कोई भी बना ले, लेकिन जनता तो हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, यूपी में कोई नहीं है हमारी टक्कर में। देखिए, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही चुनाव को लेकर के सीरियस नहीं रहते हैं, और लगातार उनको हर चुनाव के अंदर मुंह की खानी पड़ी है। आज चाहे मुसलमान हो, आप पुनर्की का उदाहरण लीजिएगा, पुनर्की में उनके 70% मुसलमान होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। रामपुर हम जीत करके आए। तमाम जगहों पे मुसलमानों ने मोदी जी को देख करके और सरकार की योजनाओं देख करके भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस बार आप हर चुनाव में देखेंगे कि हम बंगाल जीते हैं, हम उन राज्यों को भी जीते हैं जो कभी नहीं जीते थे। इस बार फिर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां भी राज्य में चुनाव है, अल्पसंख्यक समाज नहीं, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि बांकीपुर भी हारे हैं। The person you are चलिए, बासित अली हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद आपका हम एनडीटीवी से बात करने के लिए। इस बीच आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। विकास लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए, अब जो नई जिम्मेदारी के साथ जो मैदान में है, उम्मीदें भी हैं और आशाएं भी हैं, और बड़ा एग्जाम, बड़ी अग्नि परीक्षा यूपी से सामने है। विकास, आ रही हूँ, अनुराग जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ विकास, एक बार नई जानकारी जोड़ दें। जी बिल्कुल, देखिए केवल यूपी नहीं है, यूपी, उत्तराखंड, और देखिए उसके बाद गोवा का चुनाव होगा, हिमाचल का चुनाव होगा, गुजरात का चुनाव होगा, और लगातार ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी या तो पिछले 10 साल से लगातार सरकार में या तीसरे टर्म के लिए लगातार दावेदारी कर रही है। गुजरात में तो देखिए लगातार 6वें टर्म के लिए दावेदारी करेगी। निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है ऐसे समय में जब लगातार आंदोलन देश में हो रहे हैं, जेनजी का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हो रहे हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं वो बढ़ रही हैं। सरकार अपनी तरफ से इन आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए हर 15 से 20 साल में आप देखेंगे कि देश में एक आंदोलन खड़ा होता है और जो बड़े बदलाव लाता है। अच्छी बात यह है कि सरकार की कोशिश है कि इस आंदोलन से निकलने वाली हुक और भूख को वो जमीन पर उतारा जाए, वो जो उनकी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद देखिए नई चुनौतियां जरूर हैं, और इसलिए कोशिश की गई है कि इस टीम में 40% से ज्यादा ऐसे वर्गों को जगह दी गई है जो वंचित वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। आपको अगर मैं नाम गिनाने शुरू करूं तो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल एक बड़ी बात, लेकिन क्योंकि हम भी अभी इस पूरी लिस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें क्या मैसेजिंग दी गई है, तो जितने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं उसमें 50% उसमें महिलाएं हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। और समीर जी, ये अपने आप में एक बहुत हाई पॉइंट दिखाई दे रहा है इस वक्त लिस्ट का। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में 50% महिलाएं हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति के भाई महिलाओं को भागीदारी बढ़ना चाहिए पार्टी के अंदर। ये लगातार कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत महिलाओं को स्पेस नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 15 अगस्त को जो घोषणा की थी महिलाओं के 32% आरक्षण की, तो पार्टी के अंदर भी संगठन में महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। स्मृति ईरानी महासचिव बनकर महिला आ गई है, राष्ट्रीय सचिव में आप देखेंगे किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत बेहतर है, और कई प्रोमिनेंट चेहरे भी मुझे लगता है कि इस बार टीम से बाहर है। जो पंकजा मुंडे राष्ट्रीय सचिव थी, तो शायद पंकजा मुंडे इस बार राष्ट्रीय सचिव नहीं है, क्योंकि पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के अंदर मंत्री बन गई है। अरविंद मेनन मुझे लगता है एक नाम नजर नहीं आ रहा राष्ट्रीय सचिव की टीम में। अरविंद मेनन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री थे, उनका नाम नजर आ रहा है। पीयूष गोयल एक बड़ा नाम है जो केंद्रीय मंत्री, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी कि पीयूष गोयल अब एक व्यक्ति एक पद वाले माहौल में पीयूष गोयल अगर कोषाध्यक्ष की भूमिका में आ रहे हैं, तो फिर क्या कैबिनेट से अलग होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नहीं ऐसा, जगत प्रकाश नड्डा जी हेल्थ मंत्री भी थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लंबे समय तक वो रहे, जिम्मेदारी निभाते रहे, और 2024 में वो हेल्थ मिनिस्टर भी बने। तो मुझे लगता है कि अभी बने रहेंगे। वो वाला समय एक्सटेंशन था उनका, जो उनको एक्सटेंशन मिला हुआ था वो एक्सटेंशन वाला समय था।
नहीं, लेकिन फिर भी 2 साल तक रहा ना, 2024 में कैबिनेट मंत्री बन गए थे। अगर सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो जगत प्रकाश नड्डा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते उसके, लेकिन उनको मंत्री भी बनाया, स्वास्थ्य मंत्री, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका भी वो लंबे समय तक निभाते रहे। तो मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी कि कब तक उनको करते हैं। और कोषाध्यक्ष का काम वैसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता पार्टी में, तो मतलब बड़ा एक नेटवर्क है और बड़ा काम तो अमित शाह जी कोई नई जानकारी आई हो तो बताइएगा, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। अखिलेश जी, जेएनसी का क्या हुआ, जेएनसी का जो आंदोलन चल रहा है, क्या इसका कोई असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखा है। जो टोटल अगर आप कहें 42 पदाधिकारी बने, इनमें से 21 जो हैं उनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। 40 वर्ष से कम के 6 ऐसे पदाधिकारी जिनकी उम्र उससे कम है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जेएनसी को यहाँ पर नुमाइंदगी देने की कोशिश की गई है। बाकी 21 सदस्य जो हैं उनकी उम्र 50 से 59 वर्ष की है। तो 50 से 59 वर्ष के 21 और 50 वर्ष से कम के 21, इस तरह से टोटल ये करके बैलेंस बनाया गया है। 42 जो पदाधिकारी, उनमें से आधे जो है उनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी उम्र महज 45 वर्ष है। तो ये भी बीजेपी ने जेएनसी को संदेश दिया है कि वो जब नुमाइंदगी देने की बात आती है संगठन में, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते दुनिया की जेएनसी को नहीं भूलती, उनको भी आगे लेकर के आती है। 40% जो है वो वंचित वर्ग के नेताओं को जगह इस टीम में दी गई है। तो ये काफी बड़ा एक रेशो है, महिलाओं को जगह दी गई है बड़े पैमाने पर। महिलाओं की आपने बात की, सभी जो अखिलेश जी, महिलाओं की आपने बात की, तो देखिए वसुंधरा राजे जो बड़ा चेहरा थी, उनकी वापसी हुई है उपाध्यक्ष पद पर। माफ कीजिए, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, लेकिन स्मृति ईरानी का कद भी हम देख रहे हैं कि इस नई टीम में बड़ा है, पार्टी में उनका रोल बड़ा है। तो ये आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, मैं सिर्फ यूपी चुनाव तक की बात नहीं कर रही हूं, तो उनका रोल बढ़ना ये क्या इस वक्त मैसेजिंग कर रहा है बीजेपी के भीतर? देखिए, एक आक्रामक महिला नेता हैं स्मृति ईरानी। ये बात सही है कि पिछली बार वो लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो राहुल गांधी को भी हरा चुकी हैं। तो ये राजनीति का पलड़ा है, ऊपर नीचे होता रहता है। जब वो मुख्य धारा से हटी तो उसके बावजूद भी बड़ी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाती रही। पार्टी ने जो भी उनको काम दिया, उस काम को उन्होंने बखूबी निभाया। वो चाहे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, वहाँ पर प्रचार करना हो, या असम जाना हो, हर विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी को निभाया। और इसीलिए पार्टी उन्हें भूली नहीं, ये संदेश दिया गया है। पार्टी में महासचिव का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण पद होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, और इसीलिए स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी दी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी ने दिया है। बिल्कुल। अनुराग जी, अब देखिए, आप लोग महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार सरकार को निशाने पर लेते रहे, लेकिन और ये भी आप लोगों ने पूछा कि महिलाओं का खुद का क्या रिप्रेजेंटेशन बीजेपी ने अपने भीतर दिया है। जो नए पद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के, उसमें 50% बीजेपी ने महिलाओं को जगह दी है इन टोटलिटी। अब सवाल है, जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो हमने तो कहा था महिला आरक्षण दे दीजिए ना। आप कहाँ दिया इन्होंने? 33% रिजर्वेशन की बात थी। जो मौजूदा सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा में दे देते आप, क्यों नहीं आपने दी? आपको रोका था किसी ने क्या? क्योंकि इनको महिलाओं को देना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, ये जो हमारे साथ जनता की टीम है, क्योंकि जनता ने जो दर्द सहा इतने दिनों में भारतीय जनता पार्टी का, चाहे छात्रों ने जिस तरह जंतर मंतर पे आपने देखा हो पैलेट गन का, उनके ऊपर पैलेट गन तक चली है, AK-47 भी चलते देखे गई है। तो क्या जन जी माफ कर देंगे जिनका सर पैर तोड़ दिया गया था, जिनके ऊपर लाठी, कील काटी वाली लाठी चलाई गई थी? तो सवाल उठता है कि आप इस अपनी टीम बना के, ये तो बीजेपी की टीम है ना, देश की टीम है, जो जनता है वो तो हमारे साथ है, इनकी अपनी टीम इनके साथ है। इनकी टीम तो वही है जो आप जानते हो, इनकी टीम में की सोच कैसी है वो आप जानते हो। ये तो इनकी टीम के तो लोग ऐसे होते हैं ना, जो आप देखते हो किस तरह से बता देते हैं, जंतर मंत्र बैठे लोगों को बता देंगे कि ये पंचर जोड़ने वाले हैं, ताला बनाने वाले हैं, गटर छाप हैं। आर्मी में जो हमारे अधिकारी सुप्रिया कुरैशी जैसे को बोल देते हैं कि ये आतंकवादी की बहन है, हमारी बहनों को कभी कभी बोल देंगे कि नहीं में वीरांगना का भाव नहीं है। तो इनकी बात मत सुनिए, इनकी अपनी टीम हो सकती है, लेकिन जनता की टीम विपक्ष के साथ है, क्योंकि विपक्ष जनता के हर वर्ग के साथ तेजी से उसको न्याय दिलाने के लगा है। धनंजय गिरि जी, वो तो साफ कह रहे हैं। देखिए, अब चाहे आप टीम में 50% महिलाओं को लाइए, चाहे आप यूथ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के उन्हीं चेहरों को ही तो लेकर आ रहे हैं जिनसे खुद एक समय पर पार्टी ने किनारा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, दायित्व होता है, और अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय अलग अलग दायित्व बोध से बंधा हुआ होता है। मुल्क आज मोदी जी को सुन रहा है, इनको मत सुनिए कहने से क्या होगा, मुल्क ध्यान से सुन रहा है। नितिन नवीन को नेशन सुन रहा है,
देख रहा है कि कितनी अच्छी, कितनी बड़ी, कितने अच्छे संगठन करता, कितनी अच्छी टीम बनाई है। और ये तो देश के लोगों का आशीर्वाद है। दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व, चाहे मार्क्स, मिल्सी, मैकफर्स, प्रोफेसर लास्की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी से लेकर सबने जो दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका सार तत्व दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और वो सबको समाहित करने के क्षेत्र वाइज लोग कर लेके, महिलाओं को लेकर, देखिए महिला सम्मान के प्रति हम शुरू से सजग हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम जिस संकल्प को लेकर के, राजनीति हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, हम परिवार के लिए नहीं रहा है राजनीति में। इनके लिए महिला पूछेगा तो कहते डिंपल भाभी, इनके लिए युवा पूछेगा तो उनके छोटे वाले देवर, उससे युवा तो उसके छोटका देवर। ये नहीं है, ये परिवार से नहीं, ये विचार से चलने वाला दल है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की महती फौज को लेकर नितिन नवीन जी ने जो संगठन बनाया है, जो संगठन खड़ा किया है, आने वाले नए भारत के अपने योगदान देगा ये संगठन। मैं उन तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रेरणा पुरुष नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह जी से लेकर स्क्रीन पर नाम और चेहरे भी दिखा रहे हैं इस वक्त आपको कि नई टीम का कॉम्बिनेशन क्या दिखाई दे रहा है। जो नए राष्ट्रीय, ठीक है आर्यू धनंजय जी, बीजेपी के नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं उनके अलग अलग नाम आपको सब इस वक्त दिखा भी रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, डी पुरंदरेश्वरी, रेखा वर्मा, और कुल मिलाकर ये 13 नाम है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के। लेकिन 50% हिस्सेदारी इसमें महिलाओं की दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे की वापसी होना, स्मृति ईरानी का बड़े रोल में वापस लौटना, तो ये जो है बड़े मैसेजिंग की गई है यहाँ पर नितिन नवीन की टीम में। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दीपक म्हेस्के को भी बड़ी जिम्मेदारी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं दीपक म्हेस्के, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमित मालवीय की जगह म्हेस्के को ये पद दिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। अखिलेश जी, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए यहाँ पर आईटी सेल की जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह दीपक म्हेस्के को लाया गया है। पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन्स को लीड करना हो या बड़े मुद्दों पे ओपिनियन और राय बनाना हो। जी बिल्कुल, दीपक म्हेस्के छत्तीसगढ़ से आते काफ़ी प्रभावी रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर के। और अब अमित मालवीय जो कि लंबे समय से, आपको कहें कि 1 दशक से भी अधिक समय से अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं, बल्कि बीजेपी आईटी सेल की पहचान ही अमित मालवीय के तौर पर रही है। जब आईटी का एक तरह से की शुरुआत हुई थी, तब अमित मालवीय ने इसकी बीजेपी की मजबूत प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दर्ज कराई थी आईटी सेल के प्रमुख के तौर पर। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, सबके ऊपर बीजेपी की एक मजबूत आवाज़ अमित मालवीय बनकर के उभरे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उससे प्रभारी भी रहे हैं लंबे समय से, और इस बार उनको चुनावी सफलता भी मिली है। जाहिर सी बात है कि पार्टी ने उनके लिए कोई एक अलग भूमिका देखी होगी, लेकिन हाल में जिस तरह से ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट चला और इंस्टाग्राम को लेकर के जिस तरह से ये लगा, एक मैसेज गया कि बीजेपी सोशल मीडिया पर पिछड़ रही है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसके चलते ये परिवर्तन किया गया है। नए खून को मौका दिया गया है, दीपक म्हेस्के को लाया गया है। साथ ही प्रीति गांधी, आप जानती होंगी मिसेस गांधी के नाम से वो एक्स पर हैंडल चलाती है काफ़ी लंबे समय से, 2014 के पहले से ही वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करती रही है सोशल मीडिया पर। उनको भी को कन्वीनर आईटी सेल का बनाया गया। तो इस तरह से बीजेपी ने आईटी सेल में भी कई बड़े परिवर्तन किए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट इस वक्त दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आते हैं दीपक म्हेस्के और अब एक नए रोल में उनको रखा गया। अमित मालवीय की जगह अब वो बीजेपी आईटी सेल के हेड के रोल में आ गए हैं। इस खबर पर अपडेट्स आगे भी हम देते रहेंगे, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए एनडीटीवी मीडिया।